सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने यूपीएससी के लेक्चर के तहत पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी के तहत एक महत्वपूर्ण विषय अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है और असल में एक लोकतंत्र कौन सी विधा है? क्या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अलावा क्या हम लोग और भी लोकतंत्र की कोई प्रणाली के बारे में जानते हैं? मैंने आपको अपने इसके पहले लेक्चर मैंने दे दिया है कि दुनिया में असल में लोकतंत्र की दो प्रणाली महत्वपूर्ण है। पहला संसदीय लोकतंत्र जो भारत में है और भारत के अलावा और कई देशों में है, लेकिन प्रमुख रूप से भारत में है। दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जिसका प्रतिनिधित्व करता है वर्तमान का यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, जिसको हम लोग चर्चित भाषा में अमेरिका कहते हैं, जहां पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, और निष्कर्षतः हम लोग यह भी समीक्षा करेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को न अपनाकर क्यों संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि भारत में क्यों न संसदीय लोकतंत्र को हटाकर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र भी अपना लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कुछ वर्ष पहले भारत में सरकारें आया राम गया राम के अनुसार हमेशा बदलती रहती थी। और एक बार प्रश्न यह भी उठ गया कि क्यों ना भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र ला दिया जाए, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ला जाए, राष्ट्रपति शासन ला दिया जाए, केवल एक व्यक्ति का नेतृत्व हो और संसद और विधायिका के प्रति वह उत्तरदायी ना हो। जैसे अमेरिका में है, वहां राष्ट्रपति का मुखिया है और वह विधायिका यानी संसद कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। और जब उत्तरदायी नहीं होगा तो उसको बहुमत के लिए बार बार विधायिका के पास जाना नहीं पड़ेगा और सरकार स्थिर रहेगी। तो सरकारों के बार बार आने जाने के कारण यह मांग भी उठी। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान तो लें कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, संसदीय लोकतंत्र से यह किस प्रकार से भिन्न है और क्यों भारत में इसकी बार बार मांग होती है और क्यों इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया नहीं, और अगर हम लोग वर्तमान में अपनाते हैं तो इसकी क्या कमियां होंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के सबसे महान संविधान का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, जो इंसान से लेकर जानवरों तक के अधिकार का पोषण करता है। दुनिया के इस महानतम संविधान के निर्माता अगर किसी शासन प्रणाली को अपना नहीं रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होगा। आज हम उन्हीं कारणों का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में जान लें, क्योंकि यूपीएससी आजकल अपने एग्जाम में हमेशा ऐसे विषयों को ही उठा रहा है। और विक्रमादित्य आईएएस के मंच से मैं वर्षों से मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिन विषयों पे आपका ध्यान नहीं जाता है उन विषयों पे मैं यहां से लेक्चर देता हूं, ताकि अगर उन विषयों को आपने गंभीरता से ना लिया हो तो हमारे लेक्चर के बाद आप इन विषयों को गंभीरता से लें। और कम से कम मैं इतनी जानकारी आपको इस मंच से दे दूं अपने इस लेक्चर में कि आप एग्जाम में बहुत आराम से लिख सकें। इतनी जानकारी तो मैं दे दूं कि 200 शब्द तो आप जरूर लिख दें वहां पे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। असल में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की वह शासन प्रणाली है जिसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता है यानी राष्ट्र का अध्यक्ष
वही वास्तविक कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का वही मुखिया होता है, और मुखिया ही नहीं, वास्तविक प्रमुख होता है, रियल हेड होता है, नाम मात्र का नहीं होता, नॉमिनल हेड नहीं होता है, वह रियल हेड होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसी में निहित होती हैं। किसमें होती हैं? राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति में निहित होती है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष तो होता ही होता है, साथ में सरकार का भी अध्यक्ष होता है। भारत जैसे संसदीय प्रणाली में राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, सरकार का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, दोनों में अंतर है। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है भारत में, और जो सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री वो वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन जहां अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है वहां राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, और वो होता है राष्ट्रपति। उसी को बोलते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। माने जो राष्ट्र का अध्यक्ष है या राज्य का अध्यक्ष है वही सरकार का अध्यक्ष है, वही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, वही कार्यपालिका का अधिष्ठाता है। अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र माने अध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालिका है, अध्यक्ष ही मुखिया है, यानी राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति ही शासन का मुखिया है, और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर ही निहित है। अब इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, राष्ट्रपति लोकतंत्र में या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए, रटे रटाए उत्तर और रटे रटाए पढ़ाई ये सिविल सेवा में बहुत काम आने वाला नहीं है, क्योंकि सिविल सेवा अगर आप सिविल सेवा का पेपर उठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति उठा ले, आप जब देखिएगा पेपर को तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा प्रश्न जो है जिसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको अपने समझ से लिखना है। आयोग यही तो चाहता है कि कैसी भी विषम परिस्थिति एक कलेक्टर के सामने अगर आ जाए तो वो उसके बारे में एक सटीक निर्णय लेकर कार्यान्वित कर सके उन क्रियाओं को, उन योजनाओं को, और तत्काल उन संभावनाओं से मुक्ति पा जाए। इसीलिए आयोग ऐसे प्रश्न भी दे रहा है जिसको आप रटे रटाए उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप देखिए ना, कई बार जो है बिना संसाधन के, कम संसाधन वाला लड़का भी एग्जाम परीक्षा में टॉप कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोचने की शक्ति ज्यादा है। सिविल सेवा की परीक्षा में आपको मैं अपने लेक्चर के तहत बार बार बताता हूं कि आपको अपना समझ विकसित करना पड़ेगा। समझ विकसित करके ही आप सिविल सेवा की अपार परीक्षा पर पार प्राप्त कर सकते हैं। कोई साधारण परीक्षा नहीं है, यह असाधारण परीक्षा है। आपको असाधारण बनना पड़ेगा। और सिविल सेवा की असाधारण का मतलब यह नहीं है कि आपकी बुद्धि शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, या आप 18 घंटा पढ़ते रहें, या आप सैकड़ों किताब का अध्ययन करें। असाधारण का मतलब यह है कि आप अपने क्षमता का प्रदर्शन असाधारण करें। आपकी तैयारी असाधारण होनी चाहिए, कम संसाधनों में असाधारण होना चाहिए, जो समझ को लेकर चलती हो, समझ को लेकर चलती हो, जिसमें शुद्ध परिश्रम हो, जिसमें शुद्ध मनोबल हो, जिसमें शुद्ध सामर्थ्य हो, जिसमें शुद्ध सोच हो, ऊंची सोच हो, बड़ा सोच हो। यह है असाधारण तैयारी। असाधारण तैयारी का मतलब थोड़ा कि आप सुपर ब्रेन हो। असाधारण का मतलब यह थोड़ा कि आपके पास सुपर परिस्थिति हो। असाधारण का मतलब थोड़ा है कि आप सुंदर और बहुत सुंदर वेशभूषा या व्यक्तित्व के धनी हो। आपको असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करना है, और यह क्षमता सबके अंदर होती है। इसके लिए कोई अलग से नहीं लाना है, यह क्षमता आपके अंदर है, बस उसको जगाना है हनुमान जी की तरह।
और जामवंत की तरह हम लोग यहां बैठे हुए हैं जो आपकी शक्ति का आपको भान कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अध्यात्मात्मक लोकतंत्र। तो अध्यात्मात्मक लोकतंत्र में मैंने आपको बताया कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसके अलावा कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद, कार्यपालिका में मंत्री परिषद तो आप जान ही रहे, कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद का चुनाव विधायिका से नहीं होता है। पहला, कार्यपालिका का चुनाव, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दूसरा, कार्यपालिका का चुनाव विधायिका से नहीं होता है तथा कार्यपालिका के जो सदस्य हैं यानी मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो विधायिका के कार्रवाइयों में भाग भी नहीं लेते हैं, यानी संसद के कार्रवाई में भाग भी नहीं लेते हैं। अमेरिका में कांग्रेस की कार्रवाई में भाग भी नहीं लेते। यही नहीं, वो उसके चर्चा में भी भाग नहीं लेते हैं और उनके प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देते। अब इसका तो मतलब यह हो गया कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है, जिसको कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यही मानता है कि जो जिसका कार्य है वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग करे। भारत में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ा हुआ है, बल्कि कार्यपालिका का चुनाव ही विधायिका से होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी को कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का चुनाव भी संसद से ही होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका न तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और न ही कार्यपालिका का चुनाव संसद के सदस्यों से होता है और ना ही कार्यपालिका के सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। इसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो प्रश्न उठता है कि इसका गुण क्या है? भाई ऐसा है कि जब कार्यपालिका के सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं तो अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कोई फर्क नहीं। क्या मतलब हुआ कि भारत में तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है यहां पे। तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, भारत की अगर बात करें तो अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार तत्काल गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन अमेरिका में जब वो उत्तरदायी ही नहीं है तो उनके अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हालांकि जब राष्ट्रपति जब वहां कोई बड़ा कार्य कर देता तो उसके खिलाफ महाभियोग होता, वो एक महाभियोग प्रस्ताव होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। सामान्य काल में जब उसके सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी ही नहीं है, जब कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है और कार्यपालिका के सदस्य उसके डिस्कशन में भाग भी नहीं ले रहे हैं, उसके बैठकों में भाग भी नहीं ले रहे हैं और चुनाव भी उनका विधायिका से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो क्या होगा, सरकार का स्थायित्व होगा। भारत में अगर विश्वास प्रस्ताव बार बार पारित हो, जैसा कि कुछ वर्षों पहले होता था, सरकारें बार बार गिरती थी, तो यही होता था कि क्यों ना अध्यक्षात्मक लोकतंत्र लिया जाए, कम से कम एक बार सरकार बनेगा तो अपने कार्यकाल को तो पूरा करेगा, क्योंकि वहां विश्वास प्रस्ताव तो बात ही नहीं है। एक्सेप्शनल केसों में कुछ भी होता हो, यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य केस में है जब वो उसके प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का बिल्कुल शुद्ध रूप तो कहीं नहीं है, अब हर जगह मिक्स हो चुका है। लोकतंत्र का शुद्ध रूप कहीं नहीं है, कहीं न कहीं आपको इसमें एक्सेप्शनल देखने को मिल जाएगा, अपवाद देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सामान्य सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो उसमें विधायिका के कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं और तो कार्यपालिका का चुनाव विधायिका के नहीं होता है। तो इसका सबसे पहला गुण होता है कि चूंकि बार बार अविश्वास प्रस्ताव के लिए जाना नहीं, तो इसलिए सरकार में स्थायित्व का गुण होता है। पहला गुण, लक्षण मैंने बता दिया, अब गुण बता रहा हूं कि पहला स्थायित्व का गुण है। दूसरा,
यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है कि विधायिका अपने क्षेत्र में है, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। और चूंकि इसमें अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई बात नहीं है और सरकारों के गिरने की बात नहीं है, इसलिए चुनाव का भी खर्चा बहुत कम होता है। भारत में एक समय ऐसा आ गया कि जब बार बार सरकारें गिरती गई और नई सरकारें आती गई, चुनाव भी लगातार होते रहते, अरबों खरबों का खर्चा होता है। लेकिन ये बात जो है वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नहीं। तो चुनाव का भी खर्चा, तो पहला तो स्थायित्व का गुण है, दूसरा इसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, और तीसरा जो है चुनाव का खर्चा कम। लेकिन अगर अवगुण देखा जाए तो अवगुण भी है इसमें। क्या है कि इसमें कार्यपालिका की तानाशाही पैदा हो जाती है। तो कार्यपालिका की तानाशाही क्यों पैदा हो जाती है? एक व्यक्ति यहां शासक बन गया, इसलिए वो अपने मन से जो चाहता है करता है, जो राष्ट्रपति है। एक व्यक्ति का राष्ट्र शासन हो जाता है, राष्ट्रपति शासन, वो अपने आप को राष्ट्रपति या तानाशाह समझने लगता है, पहला। दूसरा, चूंकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर यह काम कर रहा है, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका में अक्सर टकराव देखा जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग संरचनाएं हैं, जाहिर सी बात है दोनों में टकराव होगा। तो ये इसके कुछ अवगुण हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ गुण भी थे, स्थायित्व का गुण, जो भारत में एक समय बहुत बड़ी बात थी कि स्थायित्व की कमी आ गई। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व को न अपनाकर संसदीय उत्तरदायित्व को अपनाया। ये एक बड़ी बात है। हालांकि जब ये बात हुआ तो डिस्कशन चला कि हम लोग स्थायित्व को क्यों ना अपनाया जाए, लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं और इन सबको प्रतिनिधित्व चाहिए, और हमारी सरकार इन सबके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति के, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और जब सरकारें उत्तरदायी होंगी जनता के प्रत्येक वर्ग के प्रति, तो सरकारों को उनके प्रति अपने कर्तव्य का भान भी होगा। और तो और अगर सरकारें तानाशाह होंगी या सरकारें मनमाना कार्य करेंगी तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको हटा दिया जाएगा, तो सरकारें हमेशा डरी भी रहेंगी और अपने उत्तरदायित्व का पालन करती रहेंगी। लेकिन अगर हमने केवल स्थायित्व को अपना दिया और उत्तरदायित्व को ठुकरा दिया, तब तो जो भी आएगा वो तानाशाह होगा। और भारत एक ऐसा देश जहां बहुत कम लोग शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, उस देश में अगर एक व्यक्ति तानाशाह हो गया, जैसा कि 1975 में देखा गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया, तो एक व्यक्ति अगर तानाशाह हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसीलिए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया बजाय अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, इसका पूरा इसका विशेषता लक्षण बताया, इसका गुण बताया, इसका अवगुण भी बताया। और भारत के संविधान निर्माताओं ने जब दुनिया के सबसे महान संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को क्यों नहीं अपनाया और संसदीय लोकतंत्र को क्यों अपनाया, ये भी मैंने आज आपको बता दिया। ऐसे ही मैं अपने लेक्चर अपने इस YouTube के माध्यम से देता हूं। ऐसे लेक्चरों के लिए आप हमारे बाकी जो YouTube के वीडियो हैं उसको आप जरूर ध्यान से पढ़ सकते हैं। निश्चित ही आपको कुछ अलग ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। एक नए लेक्चर वीडियो के तहत मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।